नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की पंचायत। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इन दिनों कानपुर में संघ का चिंतन शिविर चल रहा है। सर संघ चालक मोहन भागवत समेत कई बड़े पदाधिकारी कानपुर में मौजूद हैं और इस बीच ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के नेताओं ने मोहन भागवत से मिलने का वक्त मांगा है। उलेमा काउंसिल ने संघ से दरअसल 6 सवाल पूछे हैं। मसलन आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या खाका तैयार किया है, इस्लाम के बारे में आरएसएस क्या जानता है। आपको बता दें कि ये वही उलेमा काउंसिल है जिसने 2 साल पहले भी आरएसएस के इंद्रेश कुमार से ऐसे ही सवाल पूछे थे। और 5 की पंचायत में आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहत, क्या उलेमा काउंसिल का मकसद मुसलमानों को उकसाना है। इन दोनों मुद्दों पर होगी बात और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। उनका परिचय आपसे करवाएं हम, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। मुस्लिमों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहता है आरएसएस, धर्म परिवर्तन पर आरएसएस क्या सोचता है, संघ इस्लाम के बारे में क्या जानता और समझता है, आरएसएस क्या देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, इस्लाम से संघ क्या चाहता है, संघ भारत को हिंदू राष्ट्र मानता है तो क्या हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार देश चलाना चाहता है। ये 6 सवाल सुन्नी उलेमा काउंसिल के हैं जो कि आरएसएस सर संघ चालक मोहन भागवत से पूछे गए। कानपुर के महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में आरएसएस की वार्षिक बैठक चल रही है, लेकिन सुन्नी उलेमा काउंसिल चाहता है कि आरएसएस उनके इन सवालों का जवाब दे। सुन्नी उलेमा काउंसिल के प्रतिनिधि यहाँ मोहन भागवत से मिलने पहुंचे थे। मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन ये चिट्ठी मोहन भागवत तक जरूर पहुँचा दी गयी। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल उलेमाओं की वही संस्था है जिसने 2 साल पहले कानपुर में बैठक करने आए आरएसएस के इंद्रेश कुमार से मुस्लिमों की आरएसएस से दूरी पर 10 सवाल पूछे थे। चाहते हैं कि पूरे देश में इस विषय पर चर्चा की जाए कि आखिर वो कौन से सिद्धांत होंगे, माइनॉरिटीज के लिए क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, उसका पूरा वर्णन जब तक सामने नहीं आता है तब तक के मात्र ये छलावा देना है कि धर्म के नाम पर लोगों को वर्गला करके और सत्ता के आसन तक पहुंचना चाहते हैं। यही वो खेल है जिसको हम बेनकाब करना चाहते हैं। इन दिनों कानपुर में आरएसएस का एक बड़ा शिविर चल रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले इस शिविर में 41 प्रांतों के प्रचारक पहुंचे। सर संघ चालक मोहन भागवत और सह सर संघ चालक भैया जी जोशी भी यहाँ मौजूद हैं। सच है, आज एक बड़ी बहस होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है और राष्ट्रवाद की परिधि में कौन कौन से लोग आते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा को सिर्फ आरएसएस परिभाषित करेगा, इस देश की जनता। सवाल ये है कि आखिर सुन्नी उलेमा काउंसिल आरएसएस से क्यों जवाब चाहता है। उलेमा काउंसिल आरएसएस को क्यों इतनी अहमियत दे रहा है। क्या उलेमा का मकसद मुसलमानों को उकसाना है। कानपुर से ज्ञानेंद्र शुक्ला के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। जी हाँ, तो सवाल आपके सामने और इन्हीं सवालों पर चर्चा करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हाजी मोहम्मद सलीह जी, जिनको आपने सुना भी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल के मौलाना अंसार रजा साहब भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ स्टूडियो में। चेयरमैन गरीब नवाज फाउंडेशन डॉक्टर अवनी जेश अवस्थी जी, आरएसएस विचारक स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। मुकेश नायक जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और 5 की पंचायत में पहले राउंड का सवाल क्या है, आइए इस पर नजर डाल लेते हैं। मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहता है आरएसएस। जी हाँ, मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहता है आरएसएस। आरएसएस विचारक अवनी जेश जी से सवाल होगा, लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद सलीह जी आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त आपको क्यों जरूरत पड़ी इन सवालों को उठाने की। दरअसल में इस वक्त सवाल नहीं उठाया, ये सवाल हमने उठाया था 14 फरवरी 2015 को। ठीक है। जब पिछली बार कानपुर मोहन भागवत जी अपने आरएसएस के कार्यक्रम में प्रवास कर रहे थे, उस दौरान मैंने उनसे मुलाकात का अवसर चाहा था। तो उन्होंने अपने नुमाइंदे के तौर पर इंद्रेश कुमार को हमसे मुलाकात के लिए भेजा। मैंने ये 6 प्रश्न इंद्रेश कुमार जी से 14 फरवरी 2015 को कानपुर में बीजेपी की एक पार्षद के घर पर बैठ के किए थे। ये वही सवाल हैं जिनको हमने, चूंकि उसका जवाब आज तक के नहीं दिया गया, 1.25 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, इसलिए मोहन भागवत जी जब कानपुर पुनः प्रवास के लिए आए तो मैंने उनसे मिलने का समय मांगा है। मैं इस पर चर्चा करना चाहता हूँ। देश में इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ये देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान और गांधी के उसूलों पर चलेगा या ये गोडसे के उसूलों पे चलेगा। ठीक है, इस पर पूरे देश में ठीक है मोहम्मद सलीह जी। जिस तरह से आरएसएस ने
13 ठीक तारीख है, को अपने आपका मथुरा मुद्दा के हम सम्मेलन- समझ गए। अभिजीत जी, क्या कारण? वो खुद ही बता रहे हैं कि 2 साल पहले भी 14 फरवरी 2015 को भी उन्होंने ये सवाल उठाए थे और अब फिर उठा रहे हैं, अब तक जवाब उनको मिला नहीं। तो सवाल मेरा आपसे यही कि एक तो आप कैसा राष्ट्र प्रेम चाहते हैं और दूसरा सवाल का जवाब क्यों नहीं दिया गया? साफ है ना, स्पष्ट है, क्लियर कर दीजिए क्या चाहते हैं आप। मुझे लगता है कि एक आपने कहा कि कैसा राष्ट्र प्रेम चाहते हैं, कैसे का सवाल नहीं, इसमें जोड़ दिया कि मुसलमानों से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को हिंदू, मुसलमान या पंथ या मजहब के आधार पर बांट के देखता ही नहीं। राष्ट्र के प्रति जिसका भी प्रेम है वो राष्ट्रवादी है। वो किसी भी पंथ का मानने वाला हो सकता है, किसी भी मजहब को मानने वाला हो सकता है। इसलिए इस बात को लेकर के कि मुसलमानों से कोई स्पेसिफिक, कोई विशेष या कुछ अलग प्रकार का राष्ट्रवाद की अपेक्षा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं लेमा साहब से कहूंगा कि आप सवाल पूछने गए थे, मुझे विश्वास है कि इनके अगर संघ के अधिकारियों से बातचीत हुई, माननीय इंद्रेश जी से बातचीत हुई है, तो कुछ ना कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि जवाब न मिला हो। लेकिन उसके बावजूद नहीं हो सकता इनके आशा अनुरूप जवाब न मिला हो। ऐसा है, लेकिन बातचीत हुई है, बातचीत ऐसा तो नहीं है। उन्हीं से पूछ लेते, वहां बातचीत हुई है तो कुछ ना कुछ तो इंद्रेश जी बोले होंगे, जवाब तो दिया होगा ना। ऐसा तो नहीं कि चुपचाप बैठे रहे। मैं एक बात लेकिन मैं उलेमा जी बहुत विनम्रता से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप संघ के किसी भी कार्यक्रम में जाके देखिए, वहां पे आपको जो भी अपनी आंखों से दिखाई दे वो उसको आप सच मानिए। किसी भी कार्यक्रम में, किसी भी आप संघ के कार्यक्रम में जाएंगे तो वहां पर आपको पंथ, मजहब के आधार पर, हम ये नहीं मानते कि इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अल्पसंख्यक है, कोई कम है, कमजोर है, छोटा भाई, ऐसा नहीं है। हम सब एक से हैं। सवाल सिर्फ इतना का है कि हम अपनी इस भारत भूमि को, मातृभूमि के प्रति हमारा जो सम्मान, श्रद्धा और आदर है वो हम चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है नवाज साहब, क्या जो पहले से रुक रहा है वो स्पष्ट नहीं था कि आज ये जरूरत फिर हमें पड़ रही है? और अगर ऐसा है, ये सवाल आज पूछे जा रहे हैं, तो इससे पहले यानी कि विरोध जो हो रहा था वो बेवजह विरोध हो रहा था फिर संघ का? अगर आज भी जरूरत है सवाल पूछे जाने की और समझने की कि किस बात को लेकर के विरोध है, राष्ट्र प्रेम की क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि संघ ने आज तक हिंदुस्तान के लोगों को ये नहीं बताया कि इस देश की आजादी में उसने कितना हक अदा किया। ये 6 सवाल तो बात के हैं, वो कई मर्तबा किए जा चुके हैं, इसका जवाब ना कभी मिला है और ना कभी मिलेगा। आज जो हमें राष्ट्र की परिभाषा समझा, एक मिनट देखिए, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोला, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं बोल नहीं रहा हूँ। अच्छा, नहीं, उंगली दिखाने का मतलब ये है कि आप खामोश हो जाइए। नहीं, आज तक कोई ऐसी बात हमने किताबों में नहीं पढ़ी कि इस देश की आजादी में हम डंके की चोट पर कहते हैं कि यही हिंदुस्तान है, यही दिल्ली है। इसी दिल्ली की जामा मस्जिद से खड़े होकर के अल्लामा फजल खैराबादी ने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जिहाद जारी किया था। उस फतवा जिहाद की बुनियाद पर काले पानी में उनको फांसी दी गई थी। आखिर आप अपना कोई ऐसा एजेंडा बताइए, कोई ऐसा एक आदमी बताइए जिसने देश की आजादी में वो किरदार अदा किया हो, जिसने कुर्बानी दी हो इस देश के लिए। आज आप हमारे ऊपर हुक्म चलाएं, बीजेपी भाई आपकी पार्टी है, आप उस पर हुक्म चलाइए, हमारे ऊपर अपना कोई एजेंडा मत थोपिए। ना आरएसएस का एजेंडा कभी चला है इस मुल्क पर, और ना हम चलने देंगे। देखिए, इंद्रदेश कुमार साहब ने एक कोशिश की, एक मुसलमानों को जोड़ करके कुछ चंदाखोर मुसलमान इकट्ठे हो गए, उनकी एक विंग बना दी है। कभी संघ काउंसिल का जो काउंसिल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं इनके काउंसिल के सवाल उठाए गए हैं, वो आपको लगता है कि ये सवाल, हाँ, इस पे चर्चा होनी चाहिए और इस पे जवाब मिलना चाहिए? काउंसिल क्यों करे? ये तो मुल्क सवाल कर रहा है, नाम काउंसिल का आ रहा है। ये तो हम मुबारकबाद देते हैं काउंसिल को, कम से कम आपने कल के बाद, ये तो सवाल एक जमाने से देश कर रहा है। उसकी बुनियाद पर इन्होंने एक मुसलमानों का एक विंग खड़ा कर दिया आरएसएस ने, जिसने अभी रोजा अफ्तार करवा आरएसएस ने कहा मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, जबकि वो बनाया हुआ आरएसएस का है। आरएसएस ने जो विंग बनाया है मुसलमानों का, उसने एक चैनल पर अगर कहो तो क्लिपिंग मिल जाएगी उसकी कि ये आरएसएस का बनाया हुआ है, और इंद्रेश कुमार साहब उससे इनकार कर रहे हैं। ये इतना बड़ा झूठ देश के सामने, ये नहीं होना चाहिए। तो क्लियर नहीं किया जा रहा है, जाहिर सी बात है, क्लियर नहीं किया जा रहा है। लेकिन मैं इनको भी जोड़ लेती हूँ। मुकेश नायक जी, क्या आप लगता है कि 2 साल में कुछ ऐसा हो गया है कि ये सवाल उठाने लाजमी से हो गए हैं, जरूरी है इन सवालों का जवाब देना? और इस दौर में आखिर वो कौन सी चीजें जो प्रोवोक कर रही हैं, और क्या इससे माहौल खराब नहीं होता? निश्चित रूप से इन विषयों पर लगातार बहस चलना देश के लिए बहुत खतरनाक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता, आरएसएस के प्रवक्ता जब भी टेलीविजन पर बैठते हैं, पब्लिक मीटिंग्स पर जाते हैं या पब्लिक अपीयरेंस उनका होता है, तब जितने सहिष्णु, विनम्र और दिखाई देते हैं
उतने वो है नहीं। ये उनका अभिनय है, चरित्र नहीं है। चरित्र उनका असली है साक्षी महाराज, योगी आदित्यनाथ, साध्वी प्राची, प्रवीण तोगड़िया, ये उनका चरित्र है। वो हमसे कहते हैं राम का मंदिर बनाएंगे, लेकिन मेरठ में नाथूराम गोडसे का मंदिर बनाते हैं। गुजरात में माननीय नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाते हैं, राम का मंदिर नहीं बनाते हैं। हम कैसा भोजन करें, हमारे रीति रिवाज क्या हो, हमारी शिक्षा क्या हो, ऐसा इस तरह का गैर जरूरी हस्तक्षेप देश में बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ये एक दबाव है जो महसूस किया जा रहा है, वो दबाव है कि जिसके चलते सवाल पूछा जा रहा है। नहीं, ये दबाव कौन महसूस कर रहा है? कांग्रेस कर रही है। जो 44 सीटों पे आ गई है, वो तो दबाव महसूस करेगी ही। उसके राजनीतिक एजेंडा है। मैं आपको मुकेश जी, मैं सलमान खुर्शीद के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, मणिशंकर अय्यर के बारे में नहीं कहना चाहूंगा इस समय, जो पाकिस्तान जाकर के हमारे निर्वाचित, लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित प्रधानमंत्री के खिलाफ मदद मांगते हैं। मैं नहीं कहना चाहूंगा। आप मत बताइए। आपके अगर कांग्रेस पार्टी के मैं कारनामे अगर खोलना शुरू कर दूं तो आपको मुश्किल हो जाएगी। यह आधा घंटे का समय बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, आप मणिशंकर अय्यर के बारे में अब चाहें तो बता दीजिएगा कि उन्होंने क्यों जाकर के पाकिस्तान वो मुद्दा अलग है। ठीक है, इस पे जवाब है ना। लेकिन सवाल एक बात, अभी आपने कहा कि अभी आपने ये कहा स्टैंडर्ड आंसर है, अभी आपने ये कहा कि आजादी की लड़ाई, मैं उस मुद्दे पर अभी आना नहीं चाहता, लेकिन आजादी की लड़ाई में 1857 के समय से बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ी गई थी, तब से लेकर के एक बात बताइए, आपसे आपत्ति क्यों है? आपसे आपत्ति क्यों है? अगर यहाँ पे मौलाना रजा साहब बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे मोहम्मद सलीस साहब बैठे हुए हैं, क्यों आपत्ति है? कुछ तो ऐसा होगा। अरे मैं वही ये चीजें दूसरों के खिलाफ क्यों उठाई जाती हैं? मेरी बात तो सुनिए, मुझे बोलने तो दीजिए ना। उनका जो हमें पढ़ाया गया है, आप सब जानते हैं कि आजादी के पश्चात स्वतंत्रता की लड़ाई में, ये तो कांग्रेस कहते हैं, कांग्रेस में भी एक परिवार की सारी शहादत, सारी लड़ाई उनके जिम्मे लगा दी गई है। एक बात कांग्रेस की नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बात देश की आजादी की कर रहा हूं। हमने 70,000 उलमा की गर्दनें कटवाई है। भारत आप सुनते लीजिए ना। आज हमसे ये कहा जा रहा है कि मोदी को नहीं, आप आजाद, आज ये बात हमसे आपने कहा जो पढ़ाया गया आपको, आज हमसे ये कही जा रही है कि जो बीजेपी के साथ रहते वो पाकिस्तान चला जाए। अरे पाकिस्तान हम क्यों जाए? ये वो सवाल है। हम क्यों जाए पाकिस्तान? ठीक है, एक और सवाल, एक और पाकिस्तान जाना है, पाकिस्तान जाने की पाकिस्तान जाना है। आशा जी बगैर बताए चला गया पाकिस्तान। हम लोग देखते ही रह गए। पाकिस्तान जाने की बात किसने कही? ठीक है, अरे आपकी बीजेपी पार्टी ने। अब आप बीजेपी आ गए ना, तो अभी आप आपकी उंगली पर बीजेपी नाच रही है। अभी आपने स्वयं कहा कि मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। तब आपने कहा, अभी आपने बात आएगी तो कही जाएगी। मोहम्मद सलीस साहब को सुन लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपत्ति उन्हीं को है। उन्होंने सवाल खड़े किए। सलीस साहब अपना पॉइंट देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ अंसार भाई जी, अंसार भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सवाल उठा, आखिर क्यों उठा? आप ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये सवाल इस वक्त क्यों उठा? सवाल ये इस वक्त नहीं उठा, बल्कि जब पिछला पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा था, उस वक्त हमने एक हैंडबिल छाप करके कानपुर में डिस्ट्रीब्यूट किया, जिस हैंडबिल में मैंने ये कहा कि गुरु गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में ये लिखा है कि भारत के संविधान की समीक्षा इसलिए होनी चाहिए कि उस संविधान में चोर, डाकुओं, हमलावर, लुटेरों, मुसलमानों को हिंदुओं के समान, भारत के सपूतों के समान अधिकार दिया गया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि उस गुरु गोलवलकर की बनाई हुई ये आरएसएस के लोग इस हिंदुस्तान को क्या गुरु गोलवलकर के उन सिद्धांतों पर चलाना चाहते हैं? ठीक है, बहुत संक्षेप में जवाब पैदा हुए निर्वाचित मुसलमानों को चोर, डाकू और लुटेरा कहा गया है। ठीक है अलीमा साहब, मैं आपसे फिर बड़ी विनम्रता से निवेदन करूंगा, इसका जवाब दें। हमें उसी का नहीं है कि वोट किसको देंगे और कौन देगा और ये इलेक्शन का मौका है, ये बात इस बात की नहीं है। मैं बहुत विनम्रता से ये जवाब बार बार आपको दे रहा हूं कि आपने जिस बंच ऑफ थॉट या विचार नवनीत की बात की, एक बार फिर से पढ़ लीजिए उसको, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वहां गोलवलकर जी की जो आप किताब में देखेंगे, वहां कहीं भी पंथ मजहब के आधार पर हिंदुस्तान के किसी भी निवासी में भेदभाव करने की बात संभव ही नहीं है।
और उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा कि आप किताब से ज्यादा आप किसी कार्यक्रम में जाइए, आप किसी भी कार्यक्रम में जाइए, आपके साथ तो कोई इलाज नहीं है। अब मुझे अब आप बीच में बोलेंगे, अब आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको बताता कि क्या क्या, अब आप बीच में बोलेंगे तो आप ये कहेंगे कि मैंने जवाब नहीं दिया। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं, आप ये कहेंगे कि जवाब नहीं दिया। तो देखिए, गुमराह मत कीजिए देश को। आप जवाब तो सुनिए ना। देखिए, देश को गुमराह मत कीजिए। देश अगर चलेगा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के अनुसार चलेगा। देखिए, एक बात तय है, अभी बनाकर चलना होगा। एक बात तय है कि आपत्तियां हैं, नहीं, उन आपत्तियों का जवाब आपको देना पड़ेगा अगर आपसे सवाल पूछे जाते हैं तो, और वो जवाब क्लियर नहीं मिलता है। अगर 15 से लेकर के आज तक जवाब नहीं मिला और आज भी वही सवाल उठा रहे हैं। अभी इनसे पूछा कि इनकी बातचीत हुई इंद्रेश जी से, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी ना। इनके आशानुरूप जवाब नहीं मिले होंगे। 1963 में 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में उन्हीं नेहरू जी ने गणतंत्र दिवस की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को शामिल किया था गणतंत्र दिवस की परेड में। देखिए, आज तकलीफ कहाँ होती है? आज जो उलमा काउंसिल ने सवाल उठाया है, अच्छा उठाया है। हमें तकलीफ कहाँ होती है कि जब इसी 26 जनवरी को जब परेड निकलती है तो तमाम मुल्कों की, तमाम राज्यों की झांकियां दिखाई जाती हैं, मुसलमान जैसी कौम को हुक्का पीते हुए दिखाया जाता। हम यहाँ शर्म से मर जाते हैं। क्या यही मुल्क में हमारी हैसियत है कि एक मुसलमान को हुक्का पीते हुए दिखाया जा रहा है? किसने दिखाया? अरे सरकार दिखा रही है, आपकी सरकारें दिखा रही है। आपकी सरकारें क्या होती है? ये मुद्दा नहीं, ये गलत बात है। होता क्या है? गलत बात है, जो ये गलत बात है, जो गलत बात है। तमाम चीजों को रखी जाएंगी जो हमारे सामने, हमें जलील किया जाएगा। तो ये सवाल जलील साहब ने उठाया। एक और चर्चा का विषय है, वो चर्चा का विषय ये है कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है। दूसरे राउंड का सवाल देख लेते हैं, उस पर भी जवाब होगा। तुरंत आते हैं। क्या उलेमा काउंसिल का मकसद मुस्लिमों को उकसाना है? संक्षेप में जवाब मोहम्मद सलीम साहब आप ही से, क्या ये उकसाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि एक पक्ष ये भी देखा जा रहा है इस पूरे मामले में। भाई ये जो सवाल कर रहे हैं कि क्या मुस्लिमों को उकसाना है, मुस्लिम इस मुल्क के अंदर उकसा कर क्या लेंगे? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और जो मिनिस्टर जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, गोश्त खाने पर लोगों को मारा जा रहा है, फ्रिज के अंदर रखे गोश्त को देख करके इंसान का कत्ल किया जा रहा है, मदारिस को आतंकवाद का अड्डा कहा जा रहा है, इस देश से मुसलमानों से पाक देश बनाने की बात की जा रही है। ये उकसाने वाली बातें हैं। या आरएसएस से मैं डिबेट चाहता हूँ कि वो राष्ट्र स्तर पर डिबेट करे। अगर उसके पास कोई हिंदू राष्ट्र अपने कन्वेंशन में उन्होंने, ठीक है मोहम्मद सलीम साहब, आपका जवाब मिल गया। मुकेश नायक जी, सवाल आपसे है ये कि 2 साल हो गए, सबका साथ सबका विकास, क्या ये लाइन सबसे ज्यादा मोदी सरकार के एजेंडे में रहते हुए भी नकारी गई, जिसके चलते आज ये सवाल उठाए जा रहे हैं? मुस्लिम तबका जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को दूर महसूस कर रहा है, विकास की राह कहीं दिखाई नहीं पड़ती। कहीं न कहीं ये कारण है कम्युनलिज्म अपने सबसे बड़े दौर में इस वक्त गुजर रहा है। देखिए, इसके अलावा बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। भारत के सबसे बड़े सूबे का चुनाव होना है, इलेक्शन होना है, और इस इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए उपलब्धियां नहीं है बीजेपी के पास। रोजगार न्यूनतम स्तर पर है इनके 2 साल के शासन में, जीडीपी कम हुई है, महंगाई बढ़ी है, रुपए का मूल्य अपने न्यूनतम स्तर पर, रुपए का मूल्य कम हुआ है। हर मोर्चे पर काला धन देश में आया नहीं, 100 दिन का इन्होंने कहा था। हर मोर्चे पर ये डिबेट करने की स्थिति में नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इसलिए इनका तो पुराना जो लौट के बुद्धू घर को आए, तो लौट के बुद्धू घर को आ गया। पुराने मुद्दे, पुरानी विचारधारा, पुरानी पोशाक, के अलावा कोई चारा नहीं है इनके पास। चलिए, तो यानी साफ जाहिर है ना कि ऐसे मुद्दे अगर सामने आ भी रहे हैं तो फिर जिन चीजों पर बहस होनी चाहिए उससे मुद्दा भटक रहा है। अब निजय जी, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे और कंक्लूडिंग रिमार्क्स दीजिएगा। नहीं मिला जवाब, ये तय है। इस बार क्या जवाब देंगे आप लोग? एक ये जरूर आश्वासन दे दीजिए मोहम्मद सलीम साहब को, क्योंकि सवाल उठाने वाली मैं तो आश्वासन, मैं तो खुला आह्वान किया कि आप किसी भी संघ के किसी भी कार्यक्रम में आप सवाल भी पूछिए। कार्यक्रम में क्यों? जब एक चिट्ठी लिखी जा रही तो उसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल, आप भी वैसे जवाब दीजिए। मैं क्या करूं? सवाल सुनिए, आप जवाब सुनिए। हाँ, आप
कि आप सिर्फ जवानी जवाब की बात नहीं कर रहा हूं, आप जो वहां पर प्रैक्टिकल हो रहा है, जो व्यावहारिक रूप में हो रहा है, आप अपनी आंखों से देखिए। नहीं, ये और तो जिस पर भी आपत्ति हो, नहीं आंखों से मोदी जी को भी देख रहे हैं हम। नहीं हम आंखों से जो है तलवारें चलाते भी देख रहे हैं। नहीं जवाब देने की हमें स्कूल भी चलते देख रहे हैं। दीजिए ना, आप सार्वजनिक कर दीजिए देश के सामने, क्या जाता है। आप ऐसा नहीं, आप तो सीधा सीधा 6 सवाल आप ये बताइए, आप जवाब दीजिए और लिखित में जवाब दीजिए। आप ये बताइए, क्या है क्षमता जवाब देने की? ऐसा लगता अभी है, तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि वहां पर इंद्रेश जी से क्या बात हुई थी। क्या दोनों चुप बैठे रहे? क्या दोनों चुप बैठे रहे? क्या दोनों चुप बैठे रहे? चलिए, मेरे पास वक्त इतना ही है। मीटिंग के पश्चात क्या इनका प्रतिक्रिया आई कि जवाब नहीं दिया, उसके बाद आज बात हो रही है। ठीक है, उसके बीच में कहीं कोई बात नहीं हुई। इसलिए देखिए, जवाब आप ही को देना है और ये तय आप ही को करना है किस तरीके से आप जवाब देंगे, लेकिन दीजिए। देश की जनता ये जानना चाहती है और जवाब बहुत लंबा हम इंतजार न करें, कम से कम ये कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। 60 सालों का ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। भागलपुर भी हुआ, भिवंडी भी हुआ, मुजफ्फरनगर भी हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सली साहब, मुद्दा उठाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना अंसार रजा साहब आपका भी, डॉक्टर अवनीश जी आपका और मुकेश नायक जी आपका भी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कितना इंतजार करना पड़ेगा, देखते रहिए, कहीं यही फिर मुद्दा 2017 में भी सामने ना आए और उस पर हम चर्चा करते दोबारा देखें।